हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोगों का कमेंट आ रहा था सर बिहार बीएपीएससी वाले सेट का आप लोग वीडियो डालिए उसका सेट सॉल्यूशन करवाइए। तो चलिए मैं आप लोगों के कहने पर सेट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आज पहला दिन है तो आपके सामने पहला प्रश्न लग चुका है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन था भैया? महावीर स्वामी था। उनका मृत्यु पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो उसका मृत्यु हुआ था पावापुरी में हुआ था। कितने वर्ष के आयु में हुआ था? तो 72 वर्ष की उम्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम पूछे क्या था, तो आपको बताना है वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने गुरु थे? वो 23वें गुरु थे, 24वें गुरु थे, 24वें तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार कौन थे? सुपार्श्वनाथ थे। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी सब कोई जानता है भैया, नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और भगवान बुद्ध को हम लोग कहते हैं एशिया का प्रकाश। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश। कुछ बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार के बेटा का नाम क्या था? अजात शत्रु। क्या था? अजात शत्रु नाम था किसका? बिंबिसार का बेटा का नाम। और अजात शत्रु का बेटा का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। इस अजात शत्रु ने क्या किया? इस बिंबिसार का हत्या कर दिया। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। इसलिए अजात शत्रु को हम लोग पितृहीनता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पितृहीनता के नाम से जानते हैं। उदयन ने क्या किया था? ये पटना नामक शहर को बसाया था। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पूछ रहा है कि किस धर्म का ग्रंथ है। तो जातक जो है इसमें टोटल 549 कहानी है। कितना है? 549। किसी में 551 भी है। ये बौद्धों का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश पूछ रहा है कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मिलान करने के लिए कहता है। जब भी बात मिलान करने के लिए है ना, एकदम खुश हो जाइएगा, ताकि सबसे इजी होता है मिलान करने वाला। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। और इसमें क्या है कि एक दूगो को आपको पता करना होता है। एक को दूगो अगर पता रहेगा तो आपसे सही हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे करते हैं। तो अब पूछ रहा है कि सबसे पहले आप देखिए, ब्रह्मचर्य। आदमी ब्रह्मचर्य कब कहलाता है? जो शादी नहीं करता है। तो शादी कब से नहीं होता है? जन्म से 25 वर्ष से पहले नहीं होता है। तो यानी कि एक एक का एक एक का एक हमको यहाँ दिखा, और सी और डी, हाँ सी और डी में दिखा दिखा ना। तो यानी कि ए और बी नंबर का ऑप्शन को कट कीजिए। ये दोनों में तो होगा ही नहीं। अब यही दोनों में कंपटीशन है, यही दोनों में कोनो हो सकता है। अब देखिए गृहस्थ जीवन, आदमी शादी विवाह करके जो जो अपना जीवन बिताता है, तो उसी को कहते हैं गृहस्थ जीवन। ये कब चलता है? 25 से 50 वर्ष के बीच। कब चलता है? 25 से 50 वर्ष के बीच। यानी कि दूसरा का भी दू सीधे है। दूसरा का भी दू दूसरा का भी दू हमको यहाँ दिखा, लेकिन सी में देखने गए तो दूसरा का 3 दिख गया। इसलिए ये भी गलत हो गया। एकमात्र यही सही दिखा, डी नंबर का। इसलिए बोलते हैं मिलान करने वाला काफ़ी इजी होता है। आप लोग डर जाते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा कि इस हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो आपको बताना है पंडित दयाराम साहनी ने किया था। पंडित दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। भगवान बुद्ध के संवाद का भाषा पूछ रहा है क्या था, तो वो था पाली था। क्या था? पाली था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, महात्मा बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश कहते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने में फिर देखिए, रसगुल्ला वाला प्रश्न आ गया, मिलाने वाला। मैंने आपको बताया मिलाने वाला सबसे इजी होता है। आपको कैसे मिलाना है, चलिए देखिए। सबसे पहले तो देखिए लोथल। लोथल लोथल कहाँ पड़ता है भैया? लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो देखिए, 4 का 1, 1 का 4, हमको एगो यहाँ पर ऑप्शन दिखा डी नंबर में और बी नंबर में दिखा, यानी कि एक ए और सी, ये दोनों ऑप्शन को काट दीजिए। अब जो सही होगा या तो बी और डी में कोनो सही होने वाला है। फिर करा रोपर। रोपर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपर पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो ये हो गया 2 का 3। 2 का 3 देखिए, हाँ दोनों में है, तो कोई बात नहीं। फिर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। यानी 3 का 2। 3 का 2 जैसे हम देखने के लिए गए तो हाँ, सिर्फ किस में दिख रहा है? सिर्फ ऊपर वाले, हाँ, दोनों में दिख रहा है। फिर कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यानी कि 1 का 4, हाँ इसका इसी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? कालीबंगा का 4 का 1, 4 का 1, हाँ ये वाला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, बोलते हैं ना काफ़ी इजी होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन से कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा, आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा है, सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ। तो कह रहा है कि इसमें कौन सही है? ए नंबर में ऑप्शन देखिए भैया, क्या सब कह रहा है? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, हाँ ये बात सही है, 326 में किया। उसके बाद क्या कह रहा है? आम भी तक्षशिला का राजा सिकंदर का साथ दिया था। ये तक्षशिला का राजा जो था आम्भिक कुमार, इन्होंने क्या किया था? सिकंदर के आगे हार गया था, अपना हार गया था और सिकंदर से जाके मिल गया था। तो ये भी पूछिए रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। क्या है? 1 और 2 सही है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। कहते हैं ना मिलाने वाला काफ़ी इजी होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। कहाँ पड़ता है भैया? उज्जैन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पर फिर आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो सिंध को हमको मिलाना है, पश्चिम बंगाल को मिलाना है, दक्षिण बलूचिस्तान को मिलाना है, हरियाणा को मिलाना है। मैंने आपको मिलाने के लिए बताया था। दक्षिण बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? कोट दीजिए में। आप मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकार थे? जैन धर्म के 23वां तीर्थकार कौन था भैया? पार्श्वनाथ था। कौन था? पार्श्वनाथ था, ये बात याद रखिएगा। 24वां कौन था? महावीर स्वामी था। प्रथम कौन था? ऋषभ देव था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? वो हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगृह, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ। बिहार में, यानी कि बोधगया। बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से पूछ रहा है? प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, अंजिरा से, किली गुल मोहम्मद से, दम सदाद से। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध संगीति का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अका अका। क्या बताया था? अका अका, ये था राजा। अका अका, ये था राजा। और एक पूछेगा स्थान। स्थान में याद रखिएगा ट्रिक, रावे पाकू। रावे पाकू, तो रावे पाकू। रा से राजगृह। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति रावे पाकू, रा से राजगृह। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, इसलिए उसका ऑप्शन
एक बिल्कुल राइट होगा। दूसरी बौद्ध संगीति पूछे तो वैसे वैशाली। तीसरी बौद्ध संगीति पूछे पा से पाटलिपुत्रा, कु से कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र का रचना जो किया था वो क्या था? विश्वामित्र ने। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है कि भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का जनक कहते हैं। पूछेगा नाट्य शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? भरत मुनि को कहते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट था। चलिए 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बाघ का भी अस्थि मिला था, गेंडा का भी मिला था, हाथी का भी मिला था, लेकिन गाय का नहीं मिला था। गाय को पूजा जाता था यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फिर यहाँ पर देखिए रसगुल्ला वाला प्रश्न आ गया, एकदम इजी प्रश्न मिलाने वाला। अंक का राजधानी पूछ रहा कहाँ है? तो अंक का राजधानी है चंपा। तो आप मिलाइए कि 1 का 2। देखिए 1 का 2 कहाँ आपको दिख रहा है? 1 का 2, हाँ ऊपर में दिख रहा है, ए और बी में दिख रहा है, तो माने कि सी और डी को काट दीजिए। सी और डी को काट दीजिए। अब यही दोनों में देखिए, ठीक। काशी, काशी का कहाँ था? काशी का था कौशाम्बी। कहाँ था? काशी का कौशल का था श्रावस्ती। कौशल का था श्रावस्ती। कौशल का यानी 3, 3 का हो जाएगा 4। 3 का 4 हमको यहाँ दिख रहा है, 3 का 4 हमको यहाँ दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर, जबकि यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंक का राजधानी कहाँ था? चंपा था। काशी का कहाँ था? काशी का होगा वाराणसी होगा। काशी कहाँ होगा? वाराणसी होगा। और वत्स का कहाँ होगा? वत्स का होगा कौशाम्बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना पूछ रहा है किसका है? तो आपको बताना है ये किसका है? हेरोडोटस का है। किसका है भैया? हेरोडोटस का है। अच्छा, हेरोडोटस का जब भी नाम आए तो आप याद रखिएगा, इसको इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। अच्छा, हेरोडोटस को इतिहास और डेल्टा का भी पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा का भी पिता कहते हैं। हेरोडोटस ने पहला डेल्टा पूछेगा कहाँ देखा था, तो आपको बताना है कि नील नदी पर देखा था। किस नदी पर देखा था? नील नदी पर देखा था। डेल्टा का आकार पूछेगा कैसा था, तो आपको बताना त्रिभुजाकार था। अच्छा, नील नदी पर पूछेगा कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपको बताना आसवान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? आसवान बांध बना हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता पूछा कौन है, तो आपको बताना है राजेंद्र फर्स्ट था। कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ का देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा करता है। कौन करता है? ब्रह्मा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी? मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर। मत्स्य इंद्रप्रस्थ। अच्छा, इंद्रप्रस्थ से याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम था? दिल्ली का। किसका नाम था? दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए मत ठीक है। 25वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल को हम लोग कहते हैं मिनी हड़प्पा। लोथल को हम लोग क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? लोथल को। ये पूछा किस नदी के पास स्थित है, तो यह है भोगवा नदी के पास स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर का प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक थे वो कौन थे? प्लिनी थे। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। प्लिनी पूछेगा कि कहाँ का भूगोलवेत्ता था, तो आपको बताना है यूनान का। कहाँ का है? ये यूनान का भूगोलवेत्ता है। अच्छा, अरस्तु यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है अरस्तु। फिलहाल तो इसका ऑप्शन ए होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। अरस्तु पूछेगा किसका गुरु था? सिकंदर का। सिकंदर का गुरु पूछे अरस्तु, अरस्तु को गुरु पूछे तो सुकरात, सुकरात को गुरु पूछे तो प्लेटो। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 27 नंबर का, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो आपको बताना है नवपाषाण युग की विशेषता है। कब की विशेषता है? नवपाषाण युग की विशेषता है। अच्छा, नवपाषाण के युग में क्या हुआ था? आग और पहिए का भी खोज हुआ था इसी काल में। आप ये भी बात याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है, अगला प्रश्न है, अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती का कहाँ था? उज्जैन। कहाँ था? उज्जैन था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन था? लोथल, जिसको हम लोग मिनी हड़प्पा कहते थे। क्या कहते थे? मिनी हड़प्पा कहते थे। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। ये सब भी बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किसका था? अंग का। अंग देश का राजा कौन था? महाभारत काल में जो कर्ण था ना भैया, वो कहाँ का था? इसी अंग प्रदेश का राजा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जूते हुए खेत का प्रमाण पूछा है, कहाँ से मिला है? तो आपको बताना है कि कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पूछेगा किस नदी के पास में कालीबंगा है, तो आपको पता है घग्घर नदी के पास। किस नदी के पास में? घग्घर नदी के पास में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम भारतीय पूरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो जो प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोलावरम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोलावरम से। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट। 33 नंबर का प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ये पाया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया गया भैया? जम्मू कश्मीर में, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? टोटल कितना महाजनपद था? तो टोटल महाजनपद था 16। इन 16 में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो था मगध। कौन था? मगध, जिसका राजधानी कहाँ था? पटना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जो जंगलवासी था उसको निषाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। हस्तिनापुर का उत्खनन कि डैश 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 के मध्य हुआ था। मतलब ये डेट पूछ रहा है कि कब हुआ था? 1950 से 52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्न में से कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा वस्तु हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुआ है। पॉटरी, बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, सूती वस्त्र। क्या कह रहा है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो सूती वस्त्र, हाँ सूती वस्त्र हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सब हमको हड़प्पा से मिला। गहने, ताम्र, शीशा, पोटर, बर्तन, ये सब हड़प्पा में मिला था। लेकिन सूती वस्त्र हमको कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो में मिला था। याद करिए, मैंने आपको ट्रिक बताया, एक लड़का था मोहन्ना, जो क्या था? ब्राह्मण था। वो खाता था, बढ़िया खाता था। तो याद रखना क्या कि विशाल अन्नागार पूछे कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। खाता था और नहाता था, पंडित था। तो क्या करेगा? नहाएगा तो क्या करेगा? स्नान करेगा। और रोज स्नान करता था। स्नान करने से याद रखिएगा, विशाल स्नानागार कहाँ पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो में। अच्छा, और पूछेगा कि वो खाता भी था दबा करके, क्या बर्फ खाता क्या था? चलिए उतना हम क्या बताएं, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी था। चलिए बढ़ते हैं 38वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। हम सब जानते हैं कि अशोक जो था बौद्ध धर्म के महान संरक्षक था। क्यों? इन्होंने बौद्ध धर्म का 84,000 स्तूप बनाया। कितना स्तूप बनाया? 84,000 स्तूप बनाने वाला शासक था। कौन था? अशोक था। आप ये बात याद रखिएगा। यहाँ कूट में दिया हुआ है क्या? अच्छा चलिए, इसको मिलाने के लिए कह रहा है ना। तो कौन कह रहा है कि महान संरक्षक था? सबसे इजी, सबसे एक नंबर में आएगा अशोक, उसके बाद में आएगा कनिष्क, उसके बाद में आएगा हर्षवर्धन। हाँ तो 1 2 3 और सीधे तो है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मिलाने वाला काफ़ी इजी होता है। मिलाने वाला जब रहता है तो समझिए कि वो रसगुल्ला है। चलिए ये हो गया। और उसके बाद में 39 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्रम बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। अच्छा, आप ये भी बात याद रखिए, कालिदास का किताब का नाम क्या याद रखिएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम पूछेगा किसका किताब है? कालिदास का। और कालिदास का क्या याद है? मेघदूतम। ये सब किताब किसका है? कालिदास का है।
चलिए इसका ऑप्शन बी होगा। 40 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? अब पंजाब में पूछ रहा है कौन सा है? हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान, टेढ़ी और सरायखेला। ना ना ये नहीं, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है ना, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन एक गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, सरायखेला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो पाकिस्तान चला गया। यहाँ सैंधव स्थल पंजाब का पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी भी क्या है? गलत है। मोहनजोदड़ो, सरायखेला, रहमान, टेढ़ी, कोटडीजी, ये भी मोहनजोदड़ो कहाँ चले गया? पाकिस्तान चला गया, ये भी नहीं होगा। हड़प्पा, रहमान, टेढ़ी, सरायखेला, हाँ जलीलपुर, अब यहाँ पे आ गया। सरायखेला ये सब कहाँ है? ये सब है पंजाब में है। सैंधव स्थल पंजाब में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गांडसा कहा जाता था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किया था, आप ये बात याद रखिएगा। जबकि ब्रह्मगुप्त ने जीरो जीरो प्लस वन वन होता है, जीरो गुना जीरो जीरो होता है, जीरो का यूज के बारे में बताया कौन था? ब्रह्मगुप्त बताया था। चलिए आप ये भी बात याद रखिएगा। विशाख दत्त का बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है मुद्रा राक्षस। क्या बताना है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भैया किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, मेगास्थनीज का किताब का नाम पूछे क्या था? तो आपको बताना है इंडिका। क्या था? इंडिका पूछेगा। इंडिका से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म। इंडिका से किस धर्म की जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसको मानता है? ये आपसे पूछ रहा है। बौद्ध धर्म जो है ना, मध्यम मार्ग को मानता है। कहने का मतलब, रास्ते में अब मान के लिए कि काफ़ी भूखे हैं, किसी का सामान पड़ा हुआ था खाने का चीज़, तो आपका आत्मा, आपका धर्म कहता है कि वो सामान नहीं खाना चाहिए, वो सामान नहीं खाना चाहिए। लेकिन सोचिए कि अगर वो आप नहीं खाते तो मर जाते, तो उससे बढ़िया है। बौद्ध धर्म कहता है कि ऐसा नहीं है, जब ऐसा स्थिति आ जाए हमारे सामने तो उस सामान को खा लेना चाहिए। इसलिए ऐसा स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। चलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ किया था? कन्नौज किया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो कौन था? खारबेल। कौन था? खारबेल था। इसी के समय में 261 बीसी में 261 बीसी में जब अशोक ने गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष 261 बीसी में क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। तो इसी को कहते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग किसके लिए फेमस था? हाथी गुफा के लिए फेमस था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। आप ये भी बात याद रखिएगा। कलिंग के बाद युद्ध का प्रभाव अशोक का क्या पड़ा था? इन्होंने बौद्ध धर्म को मान लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तक्षशिला जो था, तक्षशिला तक्षशिला विद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला जो है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सिंधु तथा झेलम के बीच में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? पूछा इनमें से कौन सा वेद में जादू टोना का वर्णन है? तो इनसे कौन सा वेद में है? अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आपसे पूछे सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सामवेद, इसमें ऐसा कौन सा वेद में है जिसमें संगीत का वर्णन है? सामवेद में। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। यूनानी स्रोत में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासकों को कहा गया है? मगध के किस शासकों को कहा गया है? आपको बताना है धनानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है? धनानंद। धनानंद जो था वो धन का लालची था, इसलिए इसको अग्रमीज एवं जैंड्रमीज कहा गया है। इसका मतलब होता है धन का लालची। ध से धनानंद, ध से धन का लालची, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? यूनान इतिहासकार द्वारा इसको क्या नाम दिया गया है? अग्रमीज और जैंड्रमीज। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये धन का लालची था। चलिए 50वां नंबर का प्रश्न है। आर्यभट्ट एक महान डैश 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 थे।
आर्यभट्ट कौन थे? एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, दोनों था, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अच्छा, अब यहाँ से भैया देखिए एक चीज़ आपको सीखना होगा और याद रखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आजकल यही सब प्रश्न ट्रेंडिंग में जाता है। अगर तो स्थानीय स्वशासन का बात आया, अभी जो हम लोग का गांव में स्थानीय स्वशासन चल रहा है, तो स्थानीय स्वशासन पहला कहाँ लगाया गया था? कौन लगवाया था? बलवंत राय मेहता ने लगाया था। कहाँ लगाया था? राजस्थान के नागौर जिला में पहला स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1859 को, आप ये भी बात याद रखिएगा। तो वह देखिए, इससे पहले कहाँ हुआ था? चोल वंश में, राजवंश में। कहाँ है? क्वेश्चन क्या कहता है? प्रशासन क्षेत्र में चोल वंश में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान को काट कर बनाए गए जो मंदिर है, पूछा है कि इनमें से किससे संबंधित है? तो भैया इसमें संबंधित है राष्ट्रकूट से। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट वंश का पूछेगा महान शासक कौन था? तो आपको बताना दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। चलिए भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? अब वैदिक साहित्य का पूछ रहा है, कौन सा ग्रंथ हिस्सा नहीं है? ब्रह्म ये भी हिस्सा है, आरण्यक उपनिषद ये भी हिस्सा है, वेदांग नहीं है। वेदांग क्या होता है? देखो वेद होता है 4, सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग पूछे तो वेदांग होता है 6। क्या होता है? 6 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ये क्या है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश 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 के प्रतीक थे। वो किसके प्रतीक थे? वो थे प्रशासन के प्रतीक थे। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, प्रशासन। 56 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसमें जो अधिकतर जो मोहर था, जो व्यापार करने के लिए जो मोहर बनाया जाता था, पूछा है वो किससे बना होता था? वो बना होता था सेल खड़ी का, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। मैंने आपको बताया था कि लड़का था मोहना। मोहना क्या करता था? वो पंडित था तो वो खूब नहाता था। नहाने जब भी कभी नहाने का बात आए, यानी स्नानागार, नहाता था तो क्या याद रखना है? स्नानागार। और वो पंडित था तो खैबो करता था दबा कर करके, तो याद रखना है अन्नानागार। क्या रखना है? स्नानागार और अन्नानागार। खैबो करता था दबा करके, और उसके बाद में क्या करता था? कपड़ा भी पहनता था अच्छा अच्छा, लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था? सूती वस्त्र। क्या था? सूती वस्त्र पहनता था। तो वो लड़का मोहना जो था, पंडित था, रोज़ सवेरे सवेरे नहाता था और खाना भी दबा करके खाता था और अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था। कपड़ा कैसा पहनता था? सूती वस्त्र। वही क्वेश्चन पूछा, सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन इस मोहना में एक लक्षण काफ़ी ख़राब था भैया। वो लक्षण क्या था? ये लड़का डांस देखने का शौकीन था। मोहना किसका शौकीन था? डांस देखने का शौकीन था। तो डांस से आप याद रखिएगा, डांस से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भैया? कांसे की नर्तकी। क्या याद रखना है? कांसे की नर्तकी पूछेगा हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? इतना चीज़ कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सियादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? सियादवाद सिद्धांत का संबंध जो है भैया जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। सियादवाद का सिद्धांत कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज्ञान क्या है? सीमित है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों न हो जाए, मतलब वो संसार के सारी वस्तु का ज्ञान कभी इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए ज्ञान क्या है? सीमित है। हाँ चलिए, असीमित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? चरक पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में था? कुषाण वंश के शासनकाल में। कब था? कुषाण वंश के शासनकाल में था। अच्छा, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अच्छा, कनिष्क ने अपने राज अभिषेक पर, जिस दिन इसका राज अभिषेक हुआ 78 एडी में, कब हुआ था? 78 एडी में इन्होंने एक कैलेंडर चलाया था। एक कैलेंडर चलाया था। इस कैलेंडर का जो था, पहला मास चैत्र होता था और अंतिम महीना फाल्गुन होता था। क्या होता था? फागुन होता था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 60 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था?
हाइडेस्पीच का युद्ध बोले या झेलम का युद्ध बोले, हाइडेस्पीच का युद्ध बोले या झेलम का युद्ध बोले या वितस्ता का युद्ध बोले, वितस्ता का युद्ध बोले, इन सब का संबंध किससे है? हाइडेस्पीच का युद्ध से। यानी ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में झेलम को किस नाम से जाना गया है? वितस्ता के नाम से जाना गया है। हाइडेस्पीच का युद्ध का संबंध किससे कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी पर। कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी पर। किसके किसके बीच में? सिकंदर से लड़ा गया था। और किससे बीच में लड़ा गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया? यहाँ पर आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों किसके साथ गया था? भद्रबाहु के समय में गया था। किसके समय में गया था? भद्रबाहु। अच्छा, इसी भद्रबाहु के समय जैन धर्म दो भाग में बढ़ गया था। एक को कहा गया श्वेतांबर, दूसरा को कहा गया दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है वो कौन? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, सारनाथ। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो आपको बताना है अरिका मेडू। 64 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा के निवासी डैश 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 के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ रखते थे? मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। किसके साथ? मेसोपोटामिया। अच्छा, मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछे कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूछेगा कहाँ है ये? इराक और ईरान में। कहाँ है? इराक और ईरान में। जितना भी सभ्यता था कोनो न कोनो नदी पर था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन नदी पर था? तो आपको बताना है दजला और फरात नदी पर। दजला और फरात नदी पर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? चरक का संबंध पूछ रहा है कि कौन सा शासक काल के संबंध में था? तो वो तो था कनिष्क में। कनिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज के किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो आपको बताना है कायस्थ का उदय हुआ था। किसका? कायस्थ का। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? सबसे पहला मौर्य शासक कौन था? CM चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक। कौन हुआ? अशोक। अशोक का बेटा कौन हुआ? कुणाल। कौन हुआ? कुणाल का बेटा कौन हुआ? वृद्धरथ। वृद्धरथ का बेटा कौन? कुणाल का बेटा कौन हुआ? दशरथ। दशरथ का बेटा कौन हुआ? वृद्धरथ। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। दशरथ का बेटा कौन था? बृहद्रथ। मैंने आपको बता दिया पूरा मौर्य वंश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न था, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? देखिए भैया, हड़प्पा का जो लोग था वो लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। कहीं कहीं पर तलवार भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो इसलिए लोहा तो आप याद रखबे कीजिएगा। क्वेश्चन अब ट्रेंडिंग वाला आ गया है। लोहा और तलवार आपको दोनों याद रखना है। तो ना लोहा के ज्ञान था ना तलवार के ज्ञान था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। 69 नंबर का प्रश्न है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था भैया? तो वो कराया था राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रीस के यूनान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? यूनान से संबंधित है। यूनान को कहा जाता है विश्व की सभ्यता का पालना। वो क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय प्रमाण मिले हैं? मैंने आपको बताया था कि जब धौलावीरा मोहनजोदड़ो दोनों होगा ऑप्शन में तो धौलावीरा सही होता है। तो जलाशय का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? धौलावीरा में। चलिए आज मोहनजोदड़ो ने लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त फर्स्ट था। कौन था? कुमारगुप्त फर्स्ट था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का 3 नाम था। कौन कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य। कौटिल्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य। यहाँ पे देख लीजिए विष्णुगुप्त हमको मिल गया। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राजशेखर का बुक का नाम याद रख लीजिएगा, कुटनी मिताक्षम।
आप ये बात याद रख लीजिएगा। और विशाख दत्त का किताब का नाम याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। क्या रखिएगा? मुद्रा राक्षस। इससे हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित किसने लिखा था? तो बाण भट्ट ने। किसने लिखा है? बाण भट्ट। बाण भट्ट का रचना पूछेगा कौन सा है? तो कादम्बरी। कौन सा है? कादम्बरी पूछेगा किसने लिखा है? तो आपको बताना है बाण भट्ट ने लिखा है। कालिदास, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकानम, ये सब रचना किसका है? कालिदास का है। कौटिल्य का किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य किसको कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? वो कौन था? तो वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था दशमलव प्रणाली का सिद्धांत। आप ये भी बात याद रखिएगा। और ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था? जीरो का सिस्टमेटिक यूज करने के लिए हमको कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और जीरो का पिता हम लोग किसको कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं। चलिए 76 नंबर का प्रश्न है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो किस विषय का है? तो ऑप्शन एक गणित का। किसका है? गणित का मूल पाठ है। 77 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये सबसे पहले कौन बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। 78 नंबर का प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स। पढ़कर किसने बताया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? अच्छा, हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? तो फहियान भारत आया था। हर्षवर्धन का रचना कौन नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है। हर्षचरित नहीं है। हर्षचरित किसका है? आप लोग कमेंट में बताइए। अच्छा, प्रियदर्शिका, हाँ ये तीनों तो इसी का है। हाँ ये तीनों इसी का है, हर्षवर्धन का ही है। चलिए 80 नंबर का प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था तो 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 के आसपास में। ऑप्शन आपको कौन दिख रहा है? 569 दिख रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी, महावीर, महात्मा बुद्ध का हम जन्मतिथि बता दिए। महावीर का कब हुआ था? तो 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, संग्रहित का अर्थ होता है? संग्रहित, मौर्य काल में संग्रहित का अर्थ क्या होता था? कोषाध्यक्ष। क्या होता था? कोषाध्यक्ष। चलिए 82 नंबर, रुद्रादमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रादमन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो किसका है? रुद्रादमन का अभिलेख है। आप ये भी बात याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति से हमें प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किससे मिलता है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन या कविराज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? तो इसका ट्रिक था अका, अका, अका। तो चौथा पूछ रहा है, पहला अजातशत्रु, का से कालाशोक, तीसरा अ से अशोक, का से कनिष्क, चौथा देखिए कनिष्क कहाँ पर है? डी नंबर। चौथा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कनिष्क। कहाँ पर पूछेगा हुआ था? तो आपको बताना है कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर ऑप्शन में ना आए तो कुंडल वन। क्या लगाना है? कुंडल वन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो 24वां था महावीर स्वामी। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कहाँ से आ गया ये? ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम था। वर्धमान, वर्धमान हम लोग महावीर को ही कहते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थकार थे? जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछे क्या है? तो ऋषभ, वृषभ। क्या है? वृषभ। चलिए आज दूसरा कौन सा? अजीतनाथ। तीसरा कौन है? संभवनाथ। तो तीसरा पूछ रहा है तो यही होगा संभवनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश 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 में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन पूछ रहा है कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल आउट होगा, जम्मू कश्मीर के इतिहास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? सांची का स्तूप पूछ रहा है किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फहियान। कौन आया था? फहियान आया था घूमने के लिए।
और ये भारत में आया और ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए आया था और भारत में 6 वर्ष तक रहा और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? तो देखिए, मुद्रा राक्षस का किताब का नाम मुद्रा राक्षस क्या है? एक किताब है। इसको लिखा किसने है? विशाख दत्त ने। वही क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है, मतलब कौन लिखा है, तो विशाख दत्त ने। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 100 नंबर का प्रश्न था भैया, टोटल ये रहा 100 नंबर का प्रश्न। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और आपको फिलहाल इस वीडियो का PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA 99, इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।